आज हम अपने चैप्टर काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं और इस पार्ट 2 में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के डिफरेंस को समझेंगे और इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। कोई भी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मुराद कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट स्केलर क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम टाइम मेजर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट आती है, एक नंबर होता है हमारे पास स्पेसिफिक कि 4 बज रहे हैं। उसका ये एक मैग्नीट्यूड कहलाता है, ये एक वैल्यू होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम किसी चीज का मास मेजर करते हैं, अगर हम बुक्स का मास मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास मास 4 kg, 5 kg, 6 kg इस तरह निकलता है। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से एक सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है कि 5 kg की एक वैल्यू है, एक अमाउंट, एक नंबर है, तो ये एक मैग्नीट्यूड है। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की तो वेक्टर क्वांटिटीज में भी मैग्नीट्यूड जरूरी होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देखते हैं। इसको हम इसकी वेक्टर्स की एग्जांपल से समझते हैं कि फोर्स, जैसे अगर मैं किसी गाड़ी को धक्का दे रही हूँ तो जब हम गाड़ी को धक्का दे रही हूँ, गाड़ी पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो हम फोर्स को न्यूटन्स में मेजर करते हैं। तो अगर मैंने गाड़ी पे 50 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई की है तो ये यहाँ तक तो हम स्केलर क्वांटिटी कर रहे हैं कि सिर्फ मैंने फोर्स अप्लाई की और मैंने डायरेक्शन नहीं देखी। लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन को देखना शुरू कर दिया कि गाड़ी को जब मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ गाड़ी पर, तो वो नॉर्थ की तरफ कर रही हूँ, वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। जब तक हम सिर्फ किसी बॉडी की सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, किसी उसकी वैल्यू को देख रहे हैं, तो वो तब तक एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही हमने इसकी डायरेक्शन को भी देखना शुरू कर दिया, उनकी डायरेक्शन को भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से हम उनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे तो इससे हमें स्केलर और वेक्टर का जो डिफरेंस है वो भी समझ आएगा और इनकी जो मतलब है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वो भी समझ आएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है, मुझे पाथ ए से पाथ बी तक जाना है और उसके मेरे पास 4 रास्ते हैं और उन रास्तों का नाम 1 2 3 4 रख दिया है हमने। ठीक है, तो अब अगर मैं जाऊंगी जो दूसरा वाला रास्ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उससे जाऊंगी, ठीक है, तो ये जो रास्ता होगा इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कभी मैं नॉर्थ में जाऊंगी, कभी साउथ की तरफ हल्का सा टिल्ट होंगी, कभी कहीं ईस्ट में चली जाऊंगी, मतलब कोई स्पेसिफिक बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता नहीं है इसका। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, तो जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्टेंस कवर किया है 50 किलोमीटर का, तो सिर्फ जहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू गिवन हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया कहलाती है। और ये जो डिस्टेंस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन जो यूजुअली हर जगह पे होती है वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। और ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि अगर कोई बॉडी फॉर एग्जांपल ये जो पाथ ए से पाथ बी तक मैं फोर्थ वाले रास्ते से जाऊं, तो जो फोर्थ वाला रास्ता है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अगर इसकी जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल एक ही होगी, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, तो ऑब्वियसली अगर ये नॉर्थ की तरफ जाए तो बिल्कुल नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई हल्का सा टिल्ट विल्ट में नहीं होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जाऊंगी। और इसमें मैं डिस्टेंस भी कवर करूंगी, फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी आ रही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर कर रही है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है स्पीड और वेलोसिटी की। तो जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस पढ़ा था, जो डायरेक्शन का जो डिफरेंस था, वही डिफरेंस इनमें भी है। अगर हम स्पीड की पहले बात करें तो स्पीड की जो प्रॉपर बुक में जो डेफिनेशन है वो है द स्पीड इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन फॉर द ट्रेवल। मतलब अगर हम उनको सिंपल वर्ड्स में बोले, इसमें तो रेशियो वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में अगर स्पीड को देखें तो अगर कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो स्पीड कहलाती है। हमें जो नॉर्मल जो बेसिक्स फिजिक्स की जो बेसिक्स में इक्वेशंस हमें करने को मिलती हैं वो इस तरह की होती है कि हमें स्पीड जो है फाइंड करनी होती है। स्पीड क्या होती है, हमें स्पीड का फॉर्मूला लिखना होता है। तो अगर आपको डेफिनेशन अगर आपको पता होगी कि कोई बॉडी
जिस टाइम पीरियड में अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करिए तो वो स्पीड है। तो मतलब जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करिए उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल आएगी जो हमारी एवरेज स्पीड है। इसका फॉर्मूला भी यही है कि v और इसके नीचे हम छोटा a v लिखते हैं जिससे हमें पता चले कि हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल को हम s से डिनोट करते हैं और टाइम इसको डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से, जिसको हम स्मॉल लेटर्स में t से डिनोट करते हैं। अब अगर हम इस फॉर्मूले को नॉर्मल लाइफ में अगर हम अप्लाई करें तो फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है गाड़ी ने वो किया 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसका जो टाइम उसको लगा है वो है 2 मिनट्स का टाइम। तो अब अगर हम डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 20। मतलब 20 इसकी एवरेज स्पीड है। लेकिन 20 को हम ये किलोमीटर्स या मीटर्स या सेकेंड्स या मिनट्स में हम नहीं लिखेंगे। हम जो जो हमारे पास एवरेज स्पीड निकली है 20 जो हमारे पास एवरेज स्पीड है उसको हम मीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं। वो उसका यूनिट होता है स्पीड का कि जब हमारे पास एवरेज स्पीड निकल आए तो हम उसको इससे डिनोट कर सकें। अब अगर हम देखें वेलोसिटी तो वेलोसिटी भी बिल्कुल स्पीड जैसी है। स्पीड में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो स्पीड है। वेलोसिटी में भी यही है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी देखते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी टाइम पीरियड में अगर डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड तो जो उसकी वैल्यू है वो तो मैटर करती ही है, लेकिन वेलोसिटी में हम इसके डायरेक्शन भी देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जो है जो बॉडी मूव कर रही है वो कितना टाइम ले रही है किसी डायरेक्शन की तरफ। यहाँ पे जो वेलोसिटी जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बिल्कुल स्पीड जैसा ही है कि हम v लिखते हैं और नीचे छोटा a v इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई t। लेकिन इनको अलग अलग करने के लिए कि पता तो चले हमें कि वेलोसिटी का कौन सा है स्पीड का कौन सा है तो हम इनके ऊपर एरो लगा देते हैं। सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर एरो लगाते हैं क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं और जिस टर्म के भी ऊपर जिस भी फॉर्मूले के ऊपर एक एरो लगा हुआ हो तो समझ जाए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इस तरह हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी निकल आई है और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी से रिलेटेड जो और दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी हम उनको देखते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि अगर एक गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो जरूरी तो नहीं है कि उसकी जो स्पीड है उसकी जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू हमारे पास आएगी स्पीड की वो बिल्कुल कांस्टेंट ही रहे। मतलब जो उसकी स्पीड है वो जाहिर बात है वो कभी स्लो हो जाएगी कभी फास्ट हो जाएगी। बम्पर आएगा तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, बम्पर के बाद फिर उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है उसकी डायरेक्शन सेम है। और अक्सर ये भी होता है कि अगर कोई गाड़ी किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही हो तो उसकी स्पीड लेकिन सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन का मसला हुआ कि डायरेक्शन कभी नॉर्थ में कभी साउथ में कभी ईस्ट में बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रही। तो इस तरह हमें प्रूव होता है कि वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी जो है वो वेरी करती है। अब अगर हम देखें बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर किसी वेलोसिटी की जो स्पीड और डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो, स्पीड भी उसकी कांस्टेंट है कि एक ही स्पीड में वो जो बॉडी है वो मूव कर रही हो कंटिन्यूसली और उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल स्ट्रेट हो तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है वो है एस्केलेरेशन की। एस्केलेरेशन बेसिकली आप अगर कहीं भी किसी भी बुक में या कहीं भी गूगल पे भी देख लेंगे तो वहां पे आपको ये शो करेगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एस्केलेरेशन। इस सेंटेंस का जो प्रॉपर मतलब है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर बॉडी है फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली सेम तो नहीं रह सकती। वो अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि बम्पर आएगा तो वो स्लो हो जाएगी, लेकिन बम्पर के बाद वो जैसे फास्ट हो सकती है, बम्पर के बाद ऑब्वियसली वो फिर तेज चलाना हम शुरू कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑब्वियसली किसी भी की भी बॉडी की चेंज होती रहती है, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिनमें चेंज होती है। तो ये जो चेंज जितने टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस हो रहा होता है वो एस्केलेरेशन कहते हैं, उसको हम एस्केलेरेशन कहते हैं। कि अगर किसी बॉडी की जैसे मैंने बम्पर वाली एग्जांपल को लेते हैं कि पहले गाड़ी बिल्कुल स्पीड में चल रही थी लेकिन बम्पर आया तो स्लो हो गई। अब जब ये स्लो हुई तो इसका जो टाइम इंटरवल है कि जब ये स्लो हुई उसके बाद वापस फास्ट की अपने उसमें चली गई कि जो ये चेंज आया है वेलोसिटी में उसको आने में कितना टाइम लगा है वो एस्केलेरेशन कहते हैं हम उसको। अब एस्केलेरेशन का जो फॉर्मूला है वो एवरेज एस्केलेरेशन इज इक्वल्स टू ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं वो डेल्टा है, उनको हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा वी
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी से यहाँ पे मुराद की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, कि उसमें अगर आपको कोई इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी जाती है, तो उसी उसमें समझ आएगा आपको क्लियरली। और डेल्टा टी से मुराद यहाँ पे टाइम है, कि वो जो वेलोसिटी में उसी क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम भी दिया गिवन होगा और आपको वहां पे टाइम लिखना होगा। लेकिन अब अगर फर्ज करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सक्लेरेशन निकल आती है 50 या 60, ये मैं ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पूरा प्रॉपर आंसर आएगा। लेकिन फर्ज करें कि 50 फॉर एग्जांपल आपकी एक्सक्लेरेशन निकल आई, तो आप 50 के साथ डेल्टा वी नहीं लिखेंगे या ना ही डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि ना ही वो वेलोसिटी है ना ही वो टाइम है, और आप ए भी नहीं लिख सकते उसके साथ। तो उसका जो यूनिट होता है कि जब आपके पास एक्सक्लेरेशन निकल आए तो उसको एक्सप्रेस करने का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड और वेलोसिटी में जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और एक्सक्लेरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला है इसके ऊपर भी एरो लगे हुए हैं, और इस एरो का मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और हम जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो दो और चीजें हैं वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई जा रही हो, कि अगर जैसे वही वाली बम्पर की एग्जांपल लेते हैं कि गाड़ी वो बिल्कुल स्पीड में चली जा रही है और उसकी जो उसकी स्पीड है वो कंटिन्यूसली बढ़ी रही है, उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। हम उसको नॉर्मली हम उसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं, उसको हम इतना हाईलाइट नहीं करते कि पॉजिटिव है या नहीं है, उसको अगर हम नॉर्मली एक्सेलरेशन भी कहेंगे तो वो चलता है। अब जो दूसरी चीज है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन जैसे ही बम्पर आया तो वो बॉडी की जो स्पीड है वो कम हो गई, और बम्पर के बाद भी अगर कम होती ही गई उसकी स्पीड, तो ये जो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती गई, तो इस तरह का जब एस्केलरेशन होता है उसको हम नेगेटिव एस्केलरेशन कहते हैं या डी एस्केलरेशन भी कहते हैं। ये दोनों टर्म्स इसके लिए यूज हो सकती हैं।